नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नलिनी सिंह पालीवाल। रुझानों में बीजेपी को 3 राज्यों में बम्पर बढ़त, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 157 सीटों पर आ गए। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर बनाई बढ़त। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी आगे, छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि 4 चुनावी राज्यों के जो परिणाम हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अभी तक हम रुझानों को लेकर यहां पर बात कर रहे थे और ऐसे में 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो तेलंगाना में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। और कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता नीता वाजपेयी जुड़ी हुई हैं, तो इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीपन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में। और सबसे पहले तो आपको नीता वाजपेयी जी बधाई। और लगातार हम सुबह से यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों के मन में यही सवाल है कि भाई 3 राज्यों में आपकी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सीएम का फेस आप लोगों ने अभी तक घोषित नहीं किया। सीएम कौन होगा, अब इसको लेकर शुरुआत हो गई है। जैसा कि अभी तक आप लोगों को मतलब सबको पता है कि जो केंद्र सरकार अभी तय करेगी कि कहाँ पे कौन होगा, जिसकी जनता ने जिसको पसंद किया होगा, जनता में जिसकी पैठ ज्यादा होगी, उसी को मेरे ख्याल से केंद्र सरकार द्वारा मीटिंग होगी, जो भी होगा उसके बाद अपने आप 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा कि हर विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन होगा वहाँ का चेहरा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा जानने के लिए। उसमें पर्सनल लेवल पे कोई डिसाइड नहीं करता, तो इसमें मैं शायद वो राइट पर्सन नहीं होंगी जो इसका जवाब दे पाऊँ। जी, वही हमारे साथ संदीपन जी भी बने हुए। संदीपन जी, जिस प्रकार से कांग्रेस को 3 राज्यों में शिकस्त मिली, क्या लगता है क्या मुख्य वजहें रही जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी दिख रही है? रत्नाकर जी, आवाज मिल पाई आपको? चलिए, रत्नाकर जी का आवाज यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन संदीपन जी कई चीजें हैं जो आपसे हम यहाँ समझने की कोशिश भी करेंगे। तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ कोई विरोधी माहौल नहीं था, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप नहीं थे, फिर भी वो सत्ता में बने नहीं रह सके। तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उन पर हावी रहे? संदीपन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जश्न की ये तस्वीरें नलिनी, देखिए सुबह से ही जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं और बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ता इस दौरान जमकर जश्न मनाते हुए, और इस दौरान जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं वो जश्न तो मना ही रही हैं एक साथ ही, और इसके साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाती हुई भी नजर आई। और ये तैयारी तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी की थी कि भाई हमारी तो सत्ता आ रही है राजस्थान के भीतर और छत्तीसगढ़ में भी फिर से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और मध्य प्रदेश की अगर यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनों ने पूरी बाजी एक तरीके से पलट दी है, ऐसे में धन्यवाद करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान तमाम बहनों का, तमाम कार्यकर्ताओं का इस दौरान। क्या उम्मीद थी आपको नीता वाजपेयी जी की बाजी तो पलटेगी, लेकिन ऐसे पलटेगी, क्या ये आपने कभी सपने में भी सोचा था? नहीं, बाजी पलटी की ये तो पता था, लेकिन हाँ, जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसका जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, ये फैक्ट है कि उम्मीद से ज़्यादा हमें प्यार मिला है। और उसका कहीं ना कहीं शिवराज जी का श्रेय जाता है कि उन्होंने महिलाओं के बीच में एक चीज तो हमें भारतीय जनता पार्टी और सभी को मानना पड़ेगा कि महिलाओं का योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए में बहुत ज्यादा है जीत में। तो वही सेम चीज मध्य प्रदेश में हुई कि शिवराज जी के लिए, जी ने जो महिलाओं के लिए किया, बहनों के लिए किया, वो उनके सामने आया। धोखा नहीं दिया किसी ने उनको, उन्होंने एक किया तो उनको 4 मिला। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप जनता के लिए अगर करोगे तो जनता आपको भूलेगी नहीं, आपको भरपूर प्यार देगी, आपको फिर से दुगुने उत्साह के साथ आपको अपने सर आंखों पे बिठाएगी। तो इसलिए जनता के लिए काम करना
सभी को चाहिए और करना ही पड़ेगा। इससे एक संकेत जाता है कि जनता के लिए आपको करना ही पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से वादे करके रोज अपने वादे बदल के कुछ कभी किसी मुद्दे पे स्टिक रह के फिर दूसरे दिन दूसरे मुद्दे पे कूद जाओगे, ये भरोसा जनता आप पे नहीं दिखाएगी। इस पे ना आप इस तरह से आप भरोसा जीत पाओगे जनता के। इसलिए जनता के लिए आप बात करिए, जनता के हित में बात करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के दुख दर्द को समझिए, तब आप असली नेता हो। ठीक है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज को सिंधिया की दोस्ती का भी लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है, हमने बिल्कुल मिला है। और आगे जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होगा, जो भी साथ में चलेगा, विरासत को साथ में लिया है। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको दुनिया को परिवार मानते हैं और जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काट कर दे भी देते हैं। तो ये हमने साबित करके बताया मोदी जी के नेतृत्व में। ये विचार बड़ी चीज होती है। भौतिक संसाधन देने से कोई सुखी और शांत नहीं होता। सुखी और शांत तब होता है जब उसे विचार के आधार पर संतुष्टि हो। ये मजाक था, मजाक बन गया। वो जिनके विचारधारा एक नहीं होती वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनकी विचारधारा एक नहीं होती वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हर कोई उत्साहित है, और उत्साह ऐसा कि शायद स्वयं भी उम्मीद न की हो। और ऐसे में अभी जिस बात का जिक्र मैं आपसे कर रही थी नीता वाजपेयी जी, कि मध्य प्रदेश में शिवराज को सिंधिया की दोस्ती का भी कहीं ना कहीं लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। चंबल क्षेत्र जो आपने देखा होगा, उस क्षेत्र में सिंधिया जी की का काफी योगदान रहा है और उसकी वजह से हमें काफी बढ़त मिली है, ये फैक्ट है। और बात वहीं फिर आगे आ गई कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता है, अगर वो हमसे जुड़ा है तो उसका बिल्कुल योगदान है और 100% योगदान है। तो इसलिए इस बात को नकारा ही नहीं जा सकता कि सिंधिया जी का कोई योगदान नहीं है। जी, लेकिन नीता जी, क्या कुछ वजहें रही जीतने की? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं और भाजपा ने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बहुमत से कहीं ना कहीं आंकड़ा टच करती भाजपा नजर आ रही है, वो संस्कृति के लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को विकास और देश की समृद्धि के लिए वोट मिले हैं और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कल्याण के लिए वोट मिले हैं और ये विश्वास जो जनता ने दिया है, जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव वो विकास के साथ है, ये स्पष्ट है। ये तो निश्चित था और ये विकास का मुद्दा है। यहाँ वो तो फेल हो गए क्योंकि परिवारवाद को कभी वोट नहीं मिला। परिवारवाद खत्म है, कांग्रेस खत्म है। परिवारवाद को वोट नहीं मिला और सुबह से ही इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी के तमाम दिग्गजों के आ रहे हैं। और इससे पहले मेरी सहयोगी नलिनी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठाया यहाँ पर नीता वाजपेयी जी, क्योंकि हारने वालों से तो सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि भाई हारने की वजह क्या कुछ रही, लेकिन नलिनी कह रही है कि आपकी जीतने की वजह क्या रही, क्या क्या आपने ऐसा किया? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला था कि सड़कें, लाइट, आरक्षण, महिलाओं को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देना, महिलाओं की जीवन शैली जो है उसको आसान करना, बहुत ज्यादा परेशानियों से उनको उबारना। और महाराष्ट्र की बात करिए, मध्य प्रदेश में जैसे देश की प्रगति हुई ना, अभी मैं कहीं चैनल में बैठी हुई तो एक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि ये आने वाला नेक्स्ट अहमदाबाद या फिर उधर कुछ इस टाइप की डेवलपमेंट जैसा हुआ है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अभी दिन पर दिन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे जनता देख रही है। ऐसा नहीं है कि जनता आंख बंद करके केवल हवाई बातों पे ध्यान देती है, जो कि आप लोग बार बार हर जगह बोला जा रहा है कि धर्म 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 है, फैक्टर है, उसको कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारा धर्म ही हमारी पहचान है, लेकिन साथ में विकास भी है और साथ में हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी पहचान बन रही है, जो
जो हम जीडीपी में हमारी बात हो रही है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, अभी हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों की सहायता करते हैं, बाहर से हम अपने बच्चों को संकट में निकाल के लाते हैं, हम बाहर जरूरत पड़ती है मेडिसिन हम प्रोवाइड कराते हैं, खाना श्रीलंका में जैसे हमने हेल्प किया, ये सारी चीजें जनता देखती है। जनता ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातों में या भाषणों पे जाती है, नहीं, जनता आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप हर फैक्ट को चेक कर सकते हो कि कहाँ क्या हुआ। तो जनता, और हर हाथ में डिजिटल इंडिया है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में सर्च करने की सुविधा है, हिंदी में हो चाहो हिंदी में सर्च करो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में सर्च करो। तो बाहर जिस तरह से हम अपनी पैठ बना रहे हैं, बाहर जिस तरह से हम अपने देश की शान और शौकत को आगे बढ़ा रहे हैं, शायद थोड़े वर्ड्स की मैंने गलत बोला हो, तो जिस तरह से हम अपने रुतबा बाहर बना रहे हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, अपने से कमजोर जो कमजोर देश हैं उनके लिए हम स्टैंड कर रहे हैं। जैसे आप G20 में आपने देखा होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं और इसको नकारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चैनल पे बोलती हूँ, हर जगह, कि हम मुझसे आपसे ज्यादा समझदार जनता है, वो सब कुछ जानती है, फैक्ट चेक करती है, फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी, नीता वाजपेयी जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने कमाल किया, और चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री खुद इस बात को दोहरा रहे थे कि हर जीत की गारंटी मैं खुद हूं, वादे नहीं कर रहे थे बल्कि वो गारंटी इस दौरान दे रहे थे। लेकिन चारों राज्यों में हमने एक चीज ये देखी कि हर राज्य में अगर बात की जा रही थी तो यूपी के योगी मॉडल को लेकर की जा रही थी। तो क्या मध्य प्रदेश के पास अपना कोई ऐसा मॉडल नहीं था जिसको लेकर चर्चा की जाए? अगर प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे थे तो वो केंद्र की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। कहीं ना कहीं ठीक है, आज आप जीत रहे हैं वहां पर, लेकिन जितना प्रचार मध्य प्रदेश में वहां की सरकार में जो कार्य हुए हैं उनका किया जाना था, वो कहीं ना कहीं नहीं किए गए। ऐसा गलत है। जैसे प्रधानमंत्री जी गए, वो केंद्र की बातें करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। शिवराज जी ने वहां पे जो बात की, लोकल बात की, प्रदेश की बात की, दोनों में अंतर है। डिलीवरी जनता तक किसने किस तरह से पहुंचाई, प्रदेश के लोगों ने प्रदेश की बात की, बाहर के लोगों ने जैसे आपने बात की उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की, जब हम उत्तर प्रदेश में मैं रह रही हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा जानती हूँ, वहाँ क्या क्या हुआ है। मैं अगर आपसे बात करूंगी तो उसके बारे में बात करूंगी, वहाँ ऐसे हुआ है। तो वही चीज आदित्यनाथ जी ने जो किया वो उस हिसाब से किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की बात की, जो राष्ट्र स्तर पे जो योजनाएं जो जैसे चल रही हैं वो कैसे वहां पे होंगी, क्योंकि राष्ट्र जब अपनी योजनाएं चलाएगा तो हर प्रदेश के लिए चलाएगा, तो वो प्रदेश में कैसे होंगी वो राष्ट्र की बात करेगा। शिवराज सिंह लोकल बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, तो दोनों में अंतर होना जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग बात करेंगे। वो प्रदेश की योजनाओं के लिए बात करेंगे, राष्ट्र की योजनाओं, राज्य की योजनाओं के लिए बात करेंगे, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी डिलीवरी बहुत अच्छे से की, उसमें कोई शक नहीं है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। लेकिन नीता जी, अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां भी योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर उतर कर आए थे, लेकिन तेलंगाना में कुछ खासा असर दिखा नहीं उस स्टार प्रचारक का। हाँ, शायद आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है। एक से यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं वहाँ के कार्यकर्ता और जितने लोग गए उन्होंने मगर आपके कार्यकर्ता तो मैम पूरा तेलंगाना साधने की बात कर रहे थे। बिल्कुल करेंगे, हम तो 100% की बात करेंगे, लेकिन जनता, बात वहीं आ जाती है, जनता जनार्दन है, अभी नहीं, हमें पहचानेगी, हमें परखेगी और हमें 100% एक दिन मेजॉरिटी मिलाएगी। देखिए नीता जी, आपने ये भी साफ कर दिया, जब बात एमपी और राजस्थान की चली तो आपने कहा कि हाँ, धर्म तो एक फैक्टर है ही, लेकिन विकास और जमीनी जुड़े हुए मुद्दे भी फैक्टर है। बिल्कुल। क्या लगता है तेलंगाना में वो जमीनी जुड़े फैक्टर काम नहीं आए? और क्योंकि जब आपने तेलंगाना में आने की बात कही थी तो आपने सबसे पहला जो वादा किया था वो ये कहा था कि जो मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म करेंगे, तो क्या लगता है वो जो वादा था वो वहां के लोगों को रास नहीं आया? हो सकता है उनको मतलब हम उनको समझा नहीं पाए या वो चाहते ना हो, दोनों में डिफरेंस है। हम शायद वो चीज समझा नहीं पाए। आरक्षण मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको कहीं से किसी चीज से लिंक नहीं किया जाए। आरक्षण नहीं होना चाहिए, सबको अपनी काबिलियत पे आगे आना चाहिए। आपको अगर जरूरत है, आप पिछड़े हो, आपके पास जैसे एजुकेशन है, आपको शिक्षा के लिए पैसे नहीं है या आप उस लेवल के शिक्षण, उसके लिए आपको अलग से सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर आरक्षण का लाभ
वो लोग उठाते हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं और जो पूरी तरह से संपन्न है। आरक्षण का लाभ उनको मिलता है, इसलिए आरक्षण सही नहीं है। मगर नीता जी, नहीं लगता आपको कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर था ये देश में तो चल जाता है, लेकिन साउथ में चाहे कर्नाटक हो या तेलंगाना वहां काम नहीं आ रहा है? वो ठीक है, जनता लेकिन समझ हम चुकी है मैम। हाँ बिल्कुल, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो अंत्योदय की बात नहीं करते। हमारा जो मेन नारा है अंत्योदय का, अंत्योदय मतलब पूरी लास्ट का सबसे अंतिम व्यक्ति की बात हम करते हैं। उसकी भी हमें सुरक्षा, उसके आगे बढ़ने, उसकी गारंटी, उसके साथ हमको चलने, हर बात करते हैं। जैसे हम किसी चीज को डिलीवर करते हैं, किसी योजना को, जैसे गृह लक्ष्मी योजना हो गई, घर देने की योजना हो गई, सिलेंडर की योजना हो गई, ये हम ये नहीं देखते कि आधार कार्ड दिखाओ, आप हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो। लेकिन हिंदुत्व की बात तो करती है ना पार्टी मैम, बिल्कुल करेंगे। हर राज्य में करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको हराने का काम करेगा। देखिए 2024 में आपको पता चल जाएगा, 40 की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस चुनाव जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। 2025 तक ये लोग लड़ ही नहीं पाएंगे। पिछले 3 दिन से नीतीश जी को पता था, 3 दिन से बीमार हो गए हैं। तो देखिए 2024 छोड़िए, यहाँ पर 2023 की ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 राज्यों में तो सीधे सीधे जो बीजेपी है वो अब कब्जा करती हुई नजर आ रही है। कौन कौन सी ऐसी चीजें इस दौरान नीता वाजपेयी जी रही, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर बहनों को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं कि जो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला, बहनों ने मध्य प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं जीत दिलाई शिवराज को। लेकिन बाकी जो 2 राज्य हैं वहां पर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता के दिल को छू गई? बात वही है, सबसे बड़ी बात राजस्थान की मैं अगर बात उठा लूं तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे बड़ा मुद्दा है। पुलिस प्रशासन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के अंडर में था, जैसा कि सबको पता है। वहाँ की सुरक्षा, किसी का गला काट दिया जा रहा है, कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं महिलाओं के साथ रेप करके कहीं भट्टे में कहीं कुछ भी डाल दिया जाता है, पूरा का पूरा परिवार कहीं खत्म हो जाता है, किसी को कहीं से उठा लिया जाता है। ये सुरक्षा की बहुत बड़ी गारंटी जो बनी है वो मोदी सरकार ही बनी है और कोई बन नहीं सकता है। और ये सबसे बड़ी चीज रही है कि आप जनता को जब सुरक्षा नहीं दे पाओगे तो और बाकी सब मुद्दे तो बेकार है। आप हमारे घर में पूरा सोने चांदी से भर दो और मैं वो सोना चांदी मेरे लिए सुरक्षित ना हो, मैं खुद सुरक्षित ना हूं, तो मैं उस सोने चांदी का करूंगी क्या? तो सारी योजनाएं एक तरफ, सुरक्षा एक तरफ है। अगर आप सुरक्षा की गारंटी देते हो तो आपने आधे से ज्यादा जंग जीत ली, और सुरक्षा देते हो तो आप जनता के बीच में उठने बैठने लायक हो, जनता आपको पसंद करेगी। तो मतलब नीता जी आप कह रही हैं कि ये जो मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी था, वो लोगों को बेहद पसंद आया। बिल्कुल, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। बिल्कुल। तो आप लोगों को खुद भी ये उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ आप लोग निकाल ले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही थी और इतिहास रहा है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जीतना और मध्य प्रदेश में इतनी बहुमत से आगे होना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी गुड न्यूज साबित हुआ। बिल्कुल, पता नहीं लोगों की बात तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस दिन से इलेक्शन की बात हुई मुझे 100% पता था। मैं पर्सनल अपनी बात कर रही हूँ, मैं जितने भी पत्रकार भाइयों से बात होती थी, मैं कहती थी कि मैं 3, हाँ थोड़ा सा मुझे तेलंगाना में था, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ भी कुछ डिफरेंट होगा, बट ये है कि मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं 3 तो हमें जीतना ही जीतना है। मेरी बहुत सारे रिपोर्टर से भी काफी बहस होती थी। मैंने कहा नहीं आप देख लेना, लास्ट डे वो लोग बल्कि मुझे कहते थे, मैं तो ग्राउंड भी हूँ राजस्थान के, मैंने कहा आप रहो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जीतेंगे हम ही। तो आपको साफ दिख रहा है तो कि हार तो कोई अपनी मानता नहीं है ना। कार्यकर्ता का भरोसा है। आप भी कह रहे थे कि भाई हम जीतेंगे ही, बीजेपी तेलंगाना में भी इसी बात को कह रही थी कि हम हर हाल में यहाँ पर जीत कर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम तो यहाँ से ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती होगी, क्योंकि अगर राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में अभी एक लड़ाई आपको और लड़नी है, और वो है मुख्यमंत्री का चुनाव।
मेरे हिसाब से नहीं, ये लड़ाई नहीं है। आप देखोगे बहुत ही सरल और बहुत ही सभ्य मैं वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि बिना किसी मुटाव के, बिना किसी को तू तड़ाम किए हुए, किसी के बारे में अगेंस्ट बोलते हुए, बहुत ही सभ्य और संस्कारी तरीके से एक नाम आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही सभ्य तरीके से वो आदमी जाके शपथ ग्रहण करेगा। उसमें कोई कहीं भी किसी भी टाइप का कोई मनमुटाव नहीं, कोई भी नहीं, क्लियर होगा जो नाम केंद्र सरकार द्वारा या बैठक केंद्र सरकार द्वारा क्या बैठ के जो मीटिंग होने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर से तो अभी कई नाम उठने शुरू हो गए हैं राजस्थान में, और दिया कुमारी का नाम भी आगे चल रहा है इस बार, तो होना भी चाहिए। अब मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जिसके अंडर में काम कर रही हूँ, मैं तो चाहूंगी कि मेरा वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश की जब बात करेंगे तो प्रदेश में जो बंदा प्रदेश में मेन मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए हर क्षेत्र के बारे में बात करना होगा, एक क्षेत्र के बारे में नहीं। उसको हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, वो हर क्षेत्र के लिए कैसा होगा, वो हर क्षेत्र के लिए योग्य है या नहीं, सबके लिए योग्य है कि नहीं। वो किसी एक जाति धर्म के लिए तो बात नहीं करेगा, एक किसी क्षेत्र के लिए तो बात नहीं करेगा। सारे मुद्दों को ध्यान में रख के उस चेहरे को आगे लाया जाएगा जो पूरे प्रदेश के लिए काम करे जी, ये फैक्ट। लेकिन ये इतना आसान हो पाएगा आपके लिए राजस्थान के भीतर? क्योंकि अभी तो देखिए ना राजस्थान में किस तरीके से, ठीक है आप यहाँ पर जीत रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है वो तो किसी से छुपी नहीं, और ये सभी ने देखा, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा। वसुंधरा राजे जी बहुत अच्छी नेता है और काफी काम किया। अभी इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, कल भी उन्होंने देखा सबसे मिली, सबके पास गई, पूजा पाठ किया। एक अच्छे कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता के अच्छे गुण हैं जो उनके अंदर हैं। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर उनका है कि वो कर सकती है, डिलीवर कर सकती है, प्रदेश के लिए अच्छा काम कर सकती है, पूरे प्रदेश के लिए अच्छा काम कर सकती है, तो बिल्कुल योगी होंगी तो सरकार, केंद्र सरकार करेगी उनका नाम। लेकिन नीता जी, जिस प्रकार से चुनाव से पहले वसुंधरा राजे नाराज थी, पार्टी को बखूबी उन्हें मनाना पड़ गया, देखिए मंच पर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, और अब अगर सीएम कैंडिडेट वो नहीं चुनी जाती है तो देखिए भितरघात तो पार्टी में हो सकती है। नहीं, बिल्कुल उनका नाराज होना बहुत सर आंखों पे है। परिवार का कोई भी सदस्य नाराज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं कि जब 10 लोग होते हैं तो हर आदमी के मन की बात नहीं होती है, तो हो सकता है। लेकिन अपनी बात, सबसे बड़ी बात, आप नाराज हो इसको व्यक्त करिए जी। अगर आप व्यक्त करते हैं नाराजगी तो सामने वाले के सामने जाती है, मुखिया के पास जाती है, मुखिया उसका हल निकालता है। वही हुआ, हल निकला, और आगे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये मेरा पर्सनल। लेकिन नीता जी, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता ना कि देखिए जब भी राजस्थान की राजनीति की बात होती है तो सबसे बड़ा जो नाम बीजेपी से उभर के आता है वो वसुंधरा राजे का है। इतिहास रहा है उनका राजस्थान की राजनीति में। मैंने अभी कहा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी ये मुद्दा कल और परसों में तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो आपको खुद ही। नीता जी, एक और बात आप यहाँ कहती नजर आई, कुछ देर पहले मेरी सहयोगी को आपने जवाब दिया कि हमें तो पहले से ही इस चीज को लेकर हम आश्वासित थे कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ तेलंगाना छोड़ के बाकी तमाम राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो लगातार तमाम चैनल्स और जगह जगह एग्जिट पोल्स चलाए जा रहे थे, लेकिन वहां तो आप लोग छत्तीसगढ़ में पीछे दिखाई दे रहे थे। तो क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये बस भटकाने के लिए चलाए जाते हैं? इसको लेकर क्या आपका सोचना है? पोल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ये एक मतलब मैंने 10 लोगों के बीच में सर्वे कर लिया, 10 में से 5 लोगों ने या 8 लोगों ने बोल दिया कि हाँ नहीं कांग्रेस आएगी। पता नहीं आपने कांग्रेस के गढ़ में अगर वो उसके बारे में पूछा होगा, सर्वे किया होगा, तो कांग्रेस में 10 में 10 आपको बोलेंगे कि हाँ नहीं कांग्रेस आएगी। तो ये सर्वे मेरे हिसाब से चैनल्स के लिए तो अच्छा है कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है। लेकिन आपको अगर जानना है तो आप लोगों के बीच में जाइए, कार्यकर्ता से मिलिए, दोनों पार्टी के जितनी पार्टियां हैं कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनके बारे में जाइए। आप जमीनी लेवल पर जाइए देखिए कौन कौन सी चीजें डिलीवर हुई हैं, क्या क्या हो रहा है, उस प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति को जानिए, उनके डेवलपमेंट को देखिए।
किसी को जानना हो प्रदेश के बारे में तो उनके महिलाओं की स्थिति को जानिए जी। जिस दिन आप वो जान जाओगे, प्रदेश की प्रगति के बारे में जान जाओगे, कहाँ स्टैंड करता है प्रदेश, उसके बारे में आप अच्छी तरह जान रेशु, देखिए यहाँ पे एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी। नीता जी ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक कहा कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, वो जमीनी स्तर पर लड़ती है और जनता के मुद्दे समझते हैं। तो क्या आपराधिक मामले जनता के मुद्दे नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर इनके कैंडिडेट्स उठा के देखे जाए तो दागी विधायक बहुत सारे हैं। तो ऐसे में क्या इस बात से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पार्टी सिर्फ अपना महत्व बढ़ाने के लिए दागी विधायकों को टिकट दे देती है? देखिए, एक दाग मतलब ब्लेम लगना जी, एक उसको प्रूव करना है ना, दोनों में कि हाँ ये इनके ऊपर उसको क्या बोलेंगे कि मतलब हो गया है, प्रूव हो गया है कि हाँ वो हैं इस टाइप के। तो दोनों में डिफरेंस है। मध्य प्रदेश में 40% दागी विधायक है मैम, मैं आंकड़े लेकर बैठी हूँ जी। उनके ऊपर क्या जो ब्लेम जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं वो बिल्कुल क्या सही साबित हो गए हैं, कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस चल रहा है या वो जेल गए हैं? 39 विधायक हैं आपके मध्य प्रदेश में जिन पर केस चल रहा है। केस चल रहा है, हाँ, आपराधिक मामले दर्ज है उन पर। केस चलना, उसमें बरी हो जाना, उनको जेल होना, सब में अंतर होता है। अगर उनके वो जेल गए हैं, उनके ऊपर वो साबित हो चुका है, अब मुझे सही शब्द मिला, साबित हो गया है, तो फिर वो ठीक है, उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी जब चल रहा है उस हिसाब से तो मैं राहुल गांधी को किसी राजनीति से उठा के बाहर करना चाहिए, सोनिया गांधी को राजनीति से बाहर करना चाहिए, पूरी आप पार्टी को तो बैन कर देना चाहिए। इस तरह से अगर है तो यहाँ पे बिहार में तो कोई पार्टी रहने लायक नहीं है। फिर राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि 24 केसेस उन पे चल रहे हैं, वो सब बीजेपी की देन है, आप ही लोगों की देन है। वो तो आए दिन ये कहते नजर आते हैं, क्योंकि तेलंगाना में उन्होंने खुलकर कह दिया कि बीआरएस की जो है सभी लोग आलोचना करते हैं, लेकिन बीआरएस के लेकर कोई केस नहीं दर्ज कराता। वहीं राहुल गांधी को लेकर केस दर्ज करा दिए जाते हैं। नीता जी, राहुल गांधी पे केस है, वो तो बाहर जमानत पे है भाई जी। तो जमानत पे होने का मतलब शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक तरह से आपको भीख में दी गई जिंदगी है कि आप जाके बाहर सांस ले लो जी। ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों में अंतर है। और अगर किसी को बैन करना है तो सबसे पहले राहुल, सोनिया, आपकी पूरी पार्टी, बिहार की पूरी पार्टी, राहुल चाहे लालू प्रसाद यादव के पूरी फैमिली हो, अखिलेश यादव की पूरी फैमिली हो, नीतीश कुमार की पूरा पॉलिटिकल कैरियर है, सबको बैन करना पड़ेगा। अच्छा, तो उन विधायकों के बारे में आपका क्या कहना है जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ऊपर है मैम? क्या नॉर्मल प्रत्याशियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? दागी विधायकों को आप कह रहे हैं कि अपराध साबित नहीं हुआ तो टिकट दिया जा सकता है, यही तो कहना चाह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, टिकट अगर वहाँ की प्रदेश की सरकार ने या केंद्र सरकार ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, उनके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही टिकट दिया होगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसा कि कांग्रेस करती है, आतंकवादियों का समर्थन करती है, आतंकवादियों को उनका बस चले तो टिकट भी दे दें। बड़ा इल्जाम लगा रही हैं नेशनल टेलीविजन पे कांग्रेस पर। बिल्कुल जी, आतंकवादियों का समर्थन करती है, सभी चैनल्स पे सभी हम लोग ब्लेम करते हैं, है फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर ब्लेम करना होगा तो सबसे पहले मैं अपना हाथ उठाऊंगी, राहुल गांधी को बैन करो, आप पार्टी को बिल्कुल बैन कर दो, लालू प्रसाद की पूरी फैमिली को बैन कर दो कि इलेक्शन में नहीं आएगी वो, राबड़ी अखिलेश यादव की पूरी फैमिली को बैन कर दो जी। तो ऐसे बैन करने पे निकलेंगे तो हम ऐसा नहीं है कि एक तरफ हाथ उंगली करेंगे, एक तरफ उंगली करेंगे तो चार। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगी तो पूरे विपक्ष को ही आप गायब कर देंगे। विपक्ष रहेगा ही नहीं, आप ही राज करेंगे, हर चारों तरफ आप ही आप होंगे। ठीक है, और देखिए इस प्रकार के इल्जामात रेशु लगते भी रहे बीजेपी पे कि ये विपक्ष को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जी। अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो विपक्ष का होना जरूरी है और स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम अभी तो आपने पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया, आपने तो पूरा विपक्ष ही समाप्त कर दिया। मैंने उसमें वक्तव्य दिया है जब आपने विधायक दाग मतलब आप ये मानती हैं कि अगर तमाम पार्टियां दागी विधायकों को टिकट दे रही तो आप भी देंगे, मतलब जो और कर रहे हैं आप भी वही करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने नन्ही सुना होगा ना, कहते हैं कि राजनीति में दाग अच्छे हैं, कितने भी लग जाएं उतने ही दाग अच्छे हैं। और इसी से मुझे याद है रेशु, देखिए नीता जी एक अहम सवाल यहाँ उठ कर आया, क्योंकि आपकी पार्टी पे विपक्ष लगातार इस प्रकार के आरोप लगाता रहता है कि आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन पार्टी है। अगर कितने भी दाग लगे हुए हैं विधायकों नेताओं पे, लेकिन आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली तो मतलब सारे अपराध खत्म। जवाब दीजिए। मतलब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं बीजेपी में? अब ये तो आप जानिए। नहीं मैम, खुलकर जवाब तो चाहिए, लेकिन वॉशिंग मशीन पार्टी बीजेपी को कहा जाता है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कहने वालों की यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कुछ भी कहो आप किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तपन भारती जी भी जुड़ चुके हैं। तपन भारती जी, बहुत स्वागत आपका एपीएन न्यूज में। तपन भारती जी, 4 राज्यों के परिणामों की अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे रुझान आ रहे थे, लेकिन 3 राज्यों में बहुमत मिलते हुए यहाँ पर बीजेपी को नजर आ रहा है और एक राज्य तेलंगाना के भीतर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शायद बीजेपी ने भी इतनी बड़ी उम्मीद नहीं की होगी कि आखिरकार लाडली बहन गेम चेंजर साबित होंगी। किस तरीके से देखते हैं आप इन 4 राज्यों के जो आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं उनको? देखिए, चुनाव परिणाम तो आ गया। बीजेपी जैसा चाहती थी, बीजेपी को सफलता मिल गई, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले उसकी पूरी कोशिश थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें से कम 3 राज्यों में उसकी सरकार बन जाए, और वो सपना पूरा हो रहा है। ये शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को श्रेय जाएगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की और उस तरह की प्लानिंग की, कई तरह की चीजें। मुझे लगता है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा बना। करप्शन के नाम पर बीजेपी को जीतने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे मामले आए खुलकर। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का मामला आया, इसी तरह राजस्थान में भी करप्शन के खिलाफ चल रहा था। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो दावेदारी के रूप में जो कमलनाथ जी को खड़ा किया गया था, वो वहाँ की जनता ने नहीं पसंद किया। अब आगे की बात सोचिए, बीजेपी की तो सरकार बन गई, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो जिसे हाईकमान चाहेगा। हाईकमान की मर्जी से ही चुना जाएगा और उसके सिलेक्शन के उनके मापदंड हैं। आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा कि बिल्कुल नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इस तरह के प्रयोग बीजेपी करती है और संभावना है कि होगा। मैं इसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि आगे की सोचिए कि ये जो चुनाव हुआ इसके देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। मैं शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि कल शेयर मार्केट ऊंचाइयों पर जाएगा। ये अच्छा संकेत है। और संयोग से पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि भारत में शेयर बाजार बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं तो सलाह दूंगा बहुत सारे लोगों को कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की ओर जाएं, क्योंकि वहाँ के लोग निवेश करने वाले ये चाहते हैं कि अस्थायी सरकार हो, स्टेबिलिटी हो। उनको शायद फिलहाल बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार पर विश्वास है। तो देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है कि $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई है। $5 ट्रिलियन का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं कि हम उस दिशा में बढ़ना है जी। वो चाहते हैं कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। तो ये माइलस्टोन के रूप में काम करेगा। ये बड़ा अद्भुत आश्चर्य और रिसर्च का विषय है कि शिवराज सिंह को 4थी बार कैसे मौका मिल, 4थी या 5वीं बार है। तो ये 18 साल से वो मुख्यमंत्री जी, 18 साल से। तो ये शायद ये इतिहास में एक बहुत बड़ी बात बनने जा रही है कि उनको यदि मौका मिलता है तो बहुत ही शोध, और ये उनके बारे में कहा जाता है कि अहंकार से परे हैं, आम आदमी के बारे में सोचते हैं, बहनों के बारे में, जैसे लाडली योजना वगैरह बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ है तो उसका इम्पैक्ट शायद पड़ा है। तो जो लोअर क्लास के लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उसमें शायद लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और राजस्थान की जहाँ तक बात है, वहाँ भी इस तरह की बातें बीजेपी ने उठाई, क्योंकि कांग्रेस और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी कि निम्न वर्ग, लोअर मिडिल क्लास के लिए कौन सबसे ज्यादा घोषणाएं करता है। लोगों को शायद बीजेपी की घोषणाओं पर ज्यादा विश्वास हुआ, क्योंकि मुझे लगता है शायद बीजेपी की प्रवक्ता जो बैठी हुई हैं नीता वाजपेयी को बता के 400 या 450 का गैस सिलेंडर का ऐलान किया गया था जी, 450 का राजस्थान के भीतर, और उसके बाद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 400 रुपए के गैस सिलेंडर का ऐलान किया। तो लेकिन बीजेपी का 50 रुपए कम था, लेकिन जनता ने उस पर मुहर लगा दी। अब ये इसमें इतना है, मुझे जो लग रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में अमित शाह का कद थोड़ा और मजबूत होगा और ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद कौन, दूसरा नंबर कौन। तो इस पर कई तरह की बातें होती थी कि बीजेपी में निर्विवाद रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी शायद पसंद करते हैं कि उनमें जो संगठन की जो क्षमता है, शक्ति है, कि इसको कैसे किया जाए, वो अमित शाह ज्यादा भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनको शायद वहाँ गुजरात से ही उनको परखा गया और जब बीजेपी को बनाया गया तो अमित शाह की वजह से ही उत्तर प्रदेश में भारी जीत मिली। तो ये तो समझिए कि सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में बीजेपी पास कर गई। जी, सेमीफाइनल में बीजेपी पास कर गई। आज शाम से प्रधानमंत्री जी। फाइनल की तैयारी करेंगे। आज जो शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर पर उन्होंने जो बैठक बुलाई है बीजेपी वर्कर्स की, हाँ। वहाँ इस बात को कहेंगे कि निश्चित अब शांत नहीं बैठना है, निश्चिंत नहीं बैठना है, अब तैयारी करो अगले 4-5 महीने की। तो देश को अगले चुनाव की तैयारी में लग जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित शाह को तो बीजेपी का चाणक्य कहकर पुकारा जाता है और उनकी और प्रधानमंत्री की जोड़ी ने, उनकी जो रणनीति थी, जो साझेदारी थी, उसने किस तरीके से कमाल दिखाया, कैसे कमल खिल रहा है 3 राज्यों में, वो तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज और तपन भारती जी, केंद्रीय मंत्रियों की स्थिति भी जांच ली बीजेपी ने एमपी चुनाव के बहाने, क्योंकि जो हारे वो तो ठीक, लेकिन जो जीते वो शिवराज के लिए चुनौती होंगे। देखिए, कुछ हारे भी और कुछ जीते भी जी। आप शिवराज सिंह को और वसुंधरा राजे को आप किनारे नहीं कर सकते हैं। पार्टी में इनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि सबको मुख्यमंत्री ही बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा है, बहुत सारे पद हैं, संगठन है। तो जब सत्ता जिस पार्टी की होती है ना, वो अनेक जगहों पर किसी को एडजस्ट करने में सक्षम होती है। 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, अगले 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है। मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे जी को जिम्मेदारी मिलेगी। अब वो किस तरह की जिम्मेदारी होगी, क्या कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जी के ऊपर कोई ऐसा कोई गहरा इल्जाम भी नहीं है। संगठन मामले में उनको अच्छा माना जाता है नेता, और ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम उनकी पकड़ अच्छी है। और हालांकि देर से वो उनको सक्रिय किया गया, सक्रिय हुई तो अच्छा ही रिजल्ट आया। मंदिरों में जब जाने की बारी है, जगह जगह प्रार्थनाएं करनी है, तो मंदिरों में सबसे पहले हम लोगों ने देखा वसुंधरा राजे जा रही थी। उधर अमित शाह भी सोमनाथ में शिव बाबा का दर्शन करने गए। मतलब कल होड़ लगी हुई थी हर जगह। मुझे लगता है कि ईश्वर ने भी भाजपा की जो अरमान या तमन्ना थी या उनकी जो कामना थी वो पूरा कर दिया। राम कह सकते हैं सर, क्योंकि राम के नाम पर खूब वोट बटोरे हैं बीजेपी ने। लेकिन एक चीज और तपन भारती जी, अब 24 की रणनीति में इंडिया गठबंधन को साधना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब वो बढ़ते कदम वाला मनोबल तो कांग्रेस के पास शायद बचेगा नहीं। नहीं, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि कांग्रेस बिल्कुल शून्य की ओर जाएगी या उसका वजूद नहीं रहेगा। आज की तारीख में देखिए, आज मूल्यांकन करेंगे तो आम आदमी पार्टी जो तेजी से उभर रही थी, जो राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा भी मिल गया था चुनाव आयोग से, आप देखिए गुजरात में उनके कुछ एमएलए चुन के आ गए थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं से भी आम आदमी पार्टी की कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि आधे प्रतिशत में ही आम आदमी पार्टी निपट गई हो, वो तो आंकड़ा एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। मुझे 5 साल पुराना फिगर याद है, 0.5 से भी नीचे था आम आदमी पार्टी का। और इस बार तो इन्होंने बहुत झोंका था, ताकत भी झोंकी थी, वर्कर्स भी इनके बढ़ गए थे। तो आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी जो उसका कुछ वजूद देखा जाता था मध्य प्रदेश में, वहां भी उसको कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस से उनका संघर्ष भी हुआ और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बहुत कड़े बयान भी दिए। बसपा के बारे में सबको पता होगा और बीजेपी को भी इस बात को मालूम होगा कि 4 सीटें बसपा को राजस्थान में मिला था आज से 5 साल पहले, मतलब 2018 की बात है। वो 4 सीटों ने भी कुछ खेल किया था। उसमें
4 सीटों के सपोर्ट से ही कांग्रेस की सरकार बन पाई थी राजस्थान में। जी इस बार देखिए बसपा को वहां से कोई सीट नहीं मिली। इन पार्टियों का तो भारी नुकसान हुआ है। मतलब कांग्रेस को भारी नुकसान हम नहीं कहेंगे। कांग्रेस माने 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्य में उसकी सरकार थी। कहाँ थी? राजस्थान में। राजस्थान की सरकार छिन गई तो उसके बदले में आप सर, समझिए कि छत्तीसगढ़ भी तेलुगु देशम में सरकार उसकी बनने जा रही है। तो एक जगह सरकार गई तो दूसरी जगह मिल गई। तो जीरो नहीं है, मतलब बराबरी का है और एकदम नहीं कहेंगे। इनका नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी का बड़ा भारी नुकसान हुआ है इस जी चुनाव में। जब ये इंडिया संगठन को लेकर बैठक करेंगे तो कांग्रेस अपनी रणनीति का ऐलान करेगी। कांग्रेस को कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रहार कांग्रेस पर ही किया है और कांग्रेस को किसी भी रूप में वो छोड़ते नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं कि देश में कांग्रेस को बिल्कुल जीरो पर समेट देना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। जी जी, लेकिन संदीपन जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उभर कर आया था, ऐसे में ये नहीं लग रहा कि अब वो अलायंस दरक गया है? नहीं, दरका कहाँ है? कोई ऐसा बयान अभी आया नहीं है कहीं से भी। मैं तो मीडिया जो चीजों को मॉनिटर कर रहा हूँ, कल 2 दिन पहले की बात हो या आज की बात हो, ऐसा कोई बयान आया नहीं है। ये है कि जो 1-2 राज्यों में भी कांग्रेस को यदि विजय मिलती तो एक ताकतवर पार्टी के रूप में उसको आंका जरूर जाता कि हाँ, ये तेजी से उभर रही है। 2024 में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती के रूप में सामने कांग्रेस आएगी। जी तो थोड़ी चुनौती कम लग रही है, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कहिए कि चुनौती कम है। अब देखिए, बीजेपी ने एनडीए को तो 2/3 सफलता मिली थी, जिसके कारण संविधान में संशोधन करने में भी आसानी हुई। बहुत सारे कानून में बदलाव लाया गया है। जी किसकी वजह से आया? 2/3 बहुमत होने के कारण। तो बीजेपी हमेशा चाहेगी कि 2/3 बहुमत आए। कांग्रेस को घेरना, कांग्रेस के ऊपर अटैक करना बीजेपी की मतलब कि ये उसकी रणनीति होगी। क्योंकि यदि 2/3 बहुमत यदि बीजेपी को नहीं आया, बहुमत के करीब रहने के बाद उतनी बढ़िया ढंग से सरकार चलाना आसान नहीं, जितनी आसानी से प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। 2/3 बहुमत आने के बाद, 2/3 बहुमत राजीव गांधी को मिला था, उन्होंने भी बहुत सारे संशोधन किए थे। लेकिन यदि आप बहुमत के आसपास यदि हैं तो वो कंफर्टेबल ढंग से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। तो लड़ाई उस बात की होगी कि कांग्रेस के झोली में कम जाए सीटें, इंडिया अलायंस में कम सीटें जाएं, ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के पास हो, इसका संघर्ष होगा, उसकी लड़ाई होगी। जी ठीक है। एक चीज और, तपन भारती जी, अभी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 समर्थकों के साथ धन्यवाद रैली करने वाले हैं, जहां वो महिला वोटरों का आभार करेंगे। यानी बीजेपी समझती है कि नारी सशक्तिकरण के उसके जो निर्णय रहे हैं वो कारगर रहे हैं। देखिए, अचानक जब घोषणा हुई कि संसद का विशेष सत्र होने वाला है, किसी को अंदाजा नहीं था कि वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को लटका रखा था, पास ही नहीं होने देते थे। वो तरह तरह के अड़ंगे लगाते थे, तरह तरह की शर्तें रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पेशकश करके और रातों रात इस कैबिनेट की बैठक करने के बाद इसको संसद से उन्होंने पारित करा दिया। हालांकि ये अलग बात है कि तुरंत उस पर अमल नहीं हो रहा है, 5-7 साल लगेंगे उस पर अमल करने में, लेकिन एक अच्छी बात है। संसद में जब पास हो गया तो वो कानून के रूप में एक तो ये उन्होंने महिलाओं के लिए किया। बहुत सारी योजनाएं जो हैं उसमें जो बेनिफिट मिलता है उसमें महिलाओं का नाम ऊपर है। अब तो देखिए, चर्चा का विषय है, इतनी गहराई में कोई सोचता है या नहीं होता है। मैं तो आर्मी में भी जाता हूँ, आर्मी में देखता हूँ कि पहले की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। 9 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये तो श्रेय उनको जाएगा कि उनके राजकाज में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। और बहुत सारी जगहों पर, मैं अपने देश के राष्ट्रपति ही महिला हैं,
तो आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक आरक्षण लागू नहीं हो रहा है संसद में, जी मैं तो सभी पार्टियों से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे भले चैनल में लागू भी हो- देखिए ना, डिबेट में 3-3 महिलाएं एक साथ बैठी हैं। अब इसका श्रेय पर आप उनको मत दीजिएगा। नहीं, मैं चाहूंगा कि पार्टियां जो हैं, जी। जो राजनीतिक दल हैं, वो आरक्षण के लागू होने की तारीख का इंतजार न करें, उसके पहले ही टिकटों के बंटवारे में उनको सबसे ज्यादा टिकट दें, जी। ताकि 1/3 उपस्थिति उनकी संसद में रहे। जी जी, हमारे साथ नीता जी भी मौजूद है। नीता जी, आपको क्या लगता है, क्या मुख्य वजहें रही जिसकी वजह से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा? पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा उनको है कि वो खुद की अपने स्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हमने अगर ये कहा है तो इसी पे स्टिक रहे। नहीं, अरे उसने वो कह दिया, उनका भी मुद्दा उठा लो, अरे उसने वो कह दिया, उनका भी मुद्दा उठा लो। ये वो स्टिक नहीं रहते हैं कि मेरी बनाई हुई ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। नहीं, किसी ने कह दिया धर्म का तो वो जनेऊ पहनने लगे, किसी ने मंदिर जाना बोल दिया तो मंदिर जाने लगे। कुछ भी कर देना जनता को लुभाता नहीं है कि आप कुछ भी, वो कहते हैं ना कि बिना पेंदी के लोटा, वैसे हरकतें नहीं अच्छी होती। तो वो जनता ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जनता के बीच में जनता का जो मन है उसको बिना पढ़े अपनी चीज़ें थोपना, अपनी बातों को थोपना, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो जनता की बात करती है, जी। जनता के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती है कि मुझे ये फायदा हो, मेरे लिए काम हो। नहीं, जनता को क्या फायदा होगा, जनता उससे कितनी तरक्की करेगी, जी। चाहे महिला हो पुरुष हो जो भी हो, उनको कितना फायदा होगा, इस पे काम करती है। न कि इस पे काम करती है कि मेरे घर में क्या आएगा, मैं ये चाहता हूँ इसलिए आपको ये करना ठीक है, पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी है ना नीता वाजपेयी जी, हमें इस चीज को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी के भीतर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो जनता उनको सुनती है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी बातों को भी सुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वाणी का भी प्रभाव होता है और इस बात को हर कोई जानता है। कांग्रेस वाले भी इस बात को कहते हैं कि भाई जो घोषणाएं हमने की वही घोषणाएं बीजेपी भी कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की वाणी का इतना प्रभाव है कि जनता उनकी बातों को सच मानकर चल लेती है। वाणी के साथ साथ व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। एक सौम्य व्यक्तित्व, एक बहुत ही काम आदमी, और एक जो है कभी कुछ भी पनौती बोलना, कभी किसी को चाय वाला बोल देना, मतलब स्टार्ट आपने किया। एक प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री एक पर्सनल नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है ना। अगर आप पनौती को लेकर यहाँ पर अब बात करेंगी आज, तो आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री ने भी तो मंच से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था, तो उस बात को तो छोड़ दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए। बल्कि राजनीति में अमूमन इस तरीके की भाषा तमाम नेता यूज करते हैं। होती है। और रही बात पनौती की, आप ही नहीं किया, बीजेपी नहीं किया। 19 तारीख का दिन था, उस दिन इंडिया हारी थी, इंडिया हारी थी, उस दिन पनौती कहा गया था। ये इंदिरा गांधी जी के लिए कहा गया कि आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है, तो ये दिन अच्छा नहीं है। नहीं, उसमें ये कहा गया था कि जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस दिन मोदी जी वहाँ थे, फर्स्ट वाला, वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पे गए थे, हम हार गए, इसको लेके मुद्दा बनाया गया था, इस पे पनौती बोला गया था। नीता जी, लेकिन अगर अभी ट्विटर की बात करें ना, तो राहुल गांधी पनौती है, यही लगातार जो है तो उसका जवाब जनता, कार्यकर्ता की भावनाओं को तो समझो। कार्यकर्ता तो बोलेगा ही कि चलिए, कार्यकर्ता की भावनाओं को आपने समझा दिया, लेकिन आप इस चीज से मुकर नहीं सकते कि इस प्रकार की भाषा शैली दोनों ही पार्टियों द्वारा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं, राजनीति का तो इतिहास ही रहा है इस प्रकार की भाषा शैली। बिल्कुल रहा है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे कि मोदी जी पे लोग भरोसा क्यों करता है, आपने बात घुमा दी है। और मैंने अगर कांग्रेस से कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दे तो आप लोग मानहानि का केस करा देते हैं। जी, आप भी तो करो। कमाल की बात है, आप में अगर दम है, आप चाहते हो कि उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, आप भी करो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, आप भी कर सकते हो, आप भी जा सकते हो कोर्ट में, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी, जो करना हो करो, स्वतंत्र हो, किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़ रखे हैं। लेकिन जी, और जहां तक रहा प्रधानमंत्री जी का बात, प्रधानमंत्री जी जो डिलीवर करते हैं वो सोची समझी चीजें होती हैं। आप पढ़ के जब बोलते हो ना कोई चीज, तो आपने एक मूवी 3 इडियट देखी होगी, आप जो पढ़ के बोलते हो ना उसमें कितनी आपसे रिलेटेड बातें होती हैं, कितनी कचरा भरा होता है, सबके
अंतर समझना आपको बहुत जरूरी होता है। आपको कहाँ पे क्या बोलना है ये जिस दिन आप समझ जाओगे और किसके लिए बोलना है, तो शायद आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि मोदी जी जो बोलते हैं तो उसको लोग तेलंगाना में आपको क्या बोलना था, ये आप नहीं समझ बेटर पाए है, या जी। फिर जनता नहीं समझ नहीं, पाई? बेटर है। मैं तो खुश हूँ, शायद सभी लोग खुश होंगे कि हम 1 से 6 पे या प्लस अभी राइट नाउ क्या है मैं नहीं लेकिन देख जिस पाई। प्रकार से नीता जी आप लोगों ने दमखम झोंका था ना तेलंगाना में, लग रहा था कि बहुमत से आप लोग सरकार गिराएंगे, लेकिन इस चीज से भी हम जो है पीछे नहीं हट सकते कि आप लोग कभी बीआरएस का आप लोगों ने नहीं, खुलकर सरकार जो है- गिराने का हाँ, तो नहीं, लेकिन नलनी ये था कि हाँ शायद दूसरे नंबर पर जो हाँ, पार्टी है आएंगे। वो आ सकती है, ये तो उम्मीद इस दौरान जताई जा रही थी। और लेकिन देखिए रेशो, अगर तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस और एआईएमआईएम पर दोनों पर ही बीजेपी की कहीं ना कहीं बी टीम होने का लगातार इल्जामात लगते रहे हैं। बोला जाता है हमेशा से कि मोदी के दो यार केसीआर और ओवैसी, तो कोई इस बात पर नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल मैंने तो कहा आप स्वतंत्र हो, जो भी इल्जाम लगाना हो लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप काम करने की पूरी शक्ति को झोंकने की बात कर रहे हो तो बिल्कुल करना चाहिए। पूरे मन से आप जिस काम में लगते हो, आज नहीं तो कल सफलता मिलती ही है। तो हमें आज नहीं तो कल हम सफल होंगे और बिल्कुल होंगे। साउथ में फिर देखिएगा केसरिया लहराएगा। ठीक है, आप कह रही हैं केसरिया लहराएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना नीता वाजपेयी जी की दक्षिण में आपकी उपस्थिति ना होने से न सिर्फ राजनीतिक रूप से आप वहां कमजोर होंगे, बल्कि इससे उत्तर दक्षिण की सियासी दूरी भी बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्र में हम जब एक होते हैं तो फिर राष्ट्र की बात होती है। तो हम जहाँ कहीं नहीं है वहाँ पे एज अ विपक्ष भी अगर हम मेजॉरिटी में नहीं है, कहीं भी हैं, एक सीट भी अगर रखते हैं हम, तो हम गलत के खिलाफ बोलेंगे। नहीं भी हमारी सीट है तब भी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम अवगत कराएंगे कि जनता के खिलाफ क्या हो रहा है, जनता के पक्ष में क्या नहीं हो रहा है, जनता किस बात से परेशान है, हम बोलेंगे। हम अपनी उपस्थिति किसी न किसी तरह से दर्ज कराएंगे जो जनता की नजरों में आएगी, वो एक दिन हमें पहचानेगी और हमें सत्ता में लाएगी। ठीक है तपन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जो अभी मैंने जिस चीज का नीता वाजपेयी जी से जिक्र किया, क्योंकि दक्षिण में इनकी उपस्थिति ना होने से न सिर्फ राजनीतिक रूप से ये वहां पर कमजोर होंगे, बल्कि इससे उत्तर दक्षिण की जो सियासी दूरी है वो भी बढ़ेगी। देखिए, दक्षिण में उपस्थिति शून्य नहीं है। कर्नाटक में विपक्षी दल के रूप में है ही। पिछला आज ही का जो मैं देख रहा था, तेलुगु देशम में 9 या 10 सीटें बीजेपी को मिल रही थी। सही आंकड़ा तो आप बता देंगी क्योंकि आपके पास चुनाव आयोग की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, तो आप इसको शून्य करके नहीं आइए। और केसीआर के बारे में जो कहा गया कि केसीआर बीजेपी की मददगार या मोदी जी की थी, कतई नहीं। जी। आपको याद होगा कि जितनी बार तेलुगु देशम में प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री कभी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आए। जब वो जाते थे हैदराबाद या कहीं, वहां से मुख्यमंत्री कहीं और गायब हो जाते थे, किसी अन्य राज्य में चले जाते थे, किसी अन्य उद्घाटन समारोह में चले जाते थे। ये बहुत ही अपमानजनक था कि जो देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहा है, जी, देश ने उनको चुना है, तो आपको कम से कम उनकी अगवानी करने, उनके समारोह में रहना चाहिए। कोई चुनावी भाषण के लिए तो जा नहीं रहे थे। लेकिन तपन जी हम इस चीज से भी मुकर नहीं सकते हैं कि बीजेपी ने कभी खुलकर बीआरएस को आलोचना भी नहीं की है बीआरएस की। हाँ, लेकिन जी नहीं, पिछले 4 साल से वो लगातार प्रधानमंत्री की अवमानना कर रहे थे। अपमानजनक स्थिति में उनको एक बार लगा था कि तेलंगाना, शायद ऐसा ही कुछ नाम था उनकी पार्टी का, बाद में उन्होंने नाम बदल के राष्ट्रीय नाम रखा है उन्होंने, शब्द बदलाव लाया टीआरएस से बीआरएस। जी हाँ, बीआरएस। वो उनको शायद किसी ने कह दिया कि नाम में बदलाव करने से शायद आपकी पार्टी, ये किसी भविष्यवाणी करने वाले किसी पंडित। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों के साथ ही चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है सर। ब्रेक के बाद भी आप सभी के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।